Welcome friends, welcome back to our channel Raw Academy and welcome to this video। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं EVS चैप्टर नंबर 9 अप यू गो। इस चैप्टर में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे माउंटेन्स के बारे में कि माउंटेन्स क्या होते हैं, और स्पेशली डिस्कस करेंगे हम लोग माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में कि माउंटेन को क्लाइंब कैसे किया जाता है। माउंटेन को क्लाइंब करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं कि बस हम गए और माउंटेन पे चढ़ना शुरू कर दिया, इस तरीके से नहीं होता। माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए जो है वो हमें ट्रेनिंग्स लेने पड़ती है, हमें क्लासेस करने पड़ते हैं, हमें माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है, और भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिनको हम पूरा करने के बाद ही जो है वो हम वहाँ जा सकते हैं। बगैर ट्रेनिंग के नहीं जा सकते हैं, बगैर ट्रेनर के नहीं जा सकते हैं। हमें एक ग्रुप में जाना होता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो करने के बाद ही हम माउंटेन्स पर क्लाइंब कर सकते हैं, वरना ऐसे नहीं। तो यही सारी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर का नाम है अप यू गो। ये चैप्टर जो है वो आपके शफीकुर रहमान सर के गाइड से लिया गया है, तो हम वही डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो है वो हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन्स क्या होते हैं बच्चों? अ माउंटेन इज अ लार्ज लैंडफॉर्म दैट राइजेज अबव द सराउंडिंग लेवल। माउंटेन क्या होते हैं कि ज़मीन से बहुत ऊंचे ऊंचे एरियाज़ में बहुत ऊंचे ऊंचे जो है वो उनका एरिया होता है, उनका लैंडफॉर्म, और बहुत बड़ा लैंडफॉर्म होता है, कोई छोटे से नहीं। और ये बहुत बड़ा सा लैंडफॉर्म होता है, उसमें ऐसे ट्राइंगुलर शेप में जो है वो बहुत ऊंचे ऊंचा और रफली एरियाज होते हैं। कोई प्लेन एरिया नहीं होते, रफली कोई बहुत ऊंचा, कोई बहुत नीचा, कोई थोड़ा सा ऊंचा नीचा, इस टाइप से जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई ऊंचा है, उससे ज़्यादा ऊंचा है, कोई नीचा हो जाता है, कोई कुछ होता है। इस तरीके से जो है वो रफ एरिया और बहुत हाई एरिया जो है वो आपके लैंड से, आपके सी लेवल से, आपकी ज़मीन से जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होते हैं। माउंटेन आर स्टीपर देन द हिल्स। माउंटेन जो है वो और भी ज़्यादा स्लोपी होते हैं, और भी ज़्यादा जो है वो ढलान जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे टुगलाव होता है या ढलाव होता है, उस टाइप से जो है वो माउंटेन्स बहुत ज़्यादा, हिल के कंपैरिजन में माउंटेन्स जो हैं वो और भी ज़्यादा स्टीपर्स होते हैं। दे यूजली फ्रॉम पीक आर पार्ट ऑफ रेंजेस। हमें बताया गया है कि वो जो हैं इनके रेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, और हिल्स भी जो है ना वो माउंटेन के ही पार्ट्स होते हैं। हिल्स भी जो हैं वो माउंटेन, अब जैसे कि अगर हम एक पीक बात करें तो ये रहा एक आपका पीक, ये रहा पीक। अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिल करके जो है आपका बनता है माउंटेन। तो आई होप कि ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा आपको। बच्चों फिर से कहता हूँ कि अगर कभी भी कोई भी डाउट्स हो या कुछ मिस्टेक्स हो, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल कि शुरुआती वक्त है, इनिशियल टाइम है, सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कहीं पर मिस कोई चीज़ें हो जाएं, या कुछ मिस प्रोनाउंस हो जाएं, या कुछ चीज़ें ऐसे पॉसिबल है। नाउ फेमस माउंटेन्स के बारे में, अब माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ फेमस माउंटेन्स हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे फेमस माउंटेन जो है वो आपका है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विच इज़ अराउंड 8848.6 मीटर। हमें माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया गया है, ये भी एक माउंटेन है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो इस हिमालयन पहाड़ के जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट जो पीक है, सबसे हाईएस्ट जो चोटी है, वो आपका माउंट एवरेस्ट है। इससे ज़्यादा कोई भी माउंटेन जो है वो ऊंचा नहीं। सो दिस इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक which is length or height is approx 8,848 meter, known as सागरमाथा नेपाली एंड चोमोलुंगा तिब्बतन। हमको बताया जाता है कि हम जो है दुनिया भर में इस सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे जो हाईएस्ट पीक है, उसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन नेपाल में जो है इसको हम लोग सागरमाथा के नाम से जानते हैं, और तिब्बत में जो है उसको हम लोग चोमोलुंगा के नाम से जानते हैं। जो तिब्बत के लोग होते हैं, जो तिब्बतियंस पीपल होते हैं, वो इस माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगा के नाम से कहते हैं, और जो नेपाली पीपल्स हैं वो जो है इसे सागरमाथा कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट जो है वो आपके नेपाल में ही है, इंडिया में नहीं है। उसके बाद K2, क्या नाम है, हिमालय ही पहाड़ का एक पीक और है जो कि वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट है।
सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन काराकोरम रेंज जम्मू एंड कश्मीर। ये जो है क्या नाम है K2, ये आपका पूरी दुनिया का सबसे सेकेंड हाईएस्ट पीक है जो उसी हिमालय पहाड़ में है। लेकिन ये जो पीक है, जैसे देखो बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा था कि ये जो है ये आपका मतलब पहाड़ हैं, ये जो है वो आपका हिमालयन पहाड़ हैं और ये सब जो हैं ये सब उसके पीक्स हैं। ये इस तरीके से जो है वो पिक्स होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाइट होते हैं, किसी का जो हाइट होता है वो कम होता है। आप जैसे कि देख रहे हो कि ये जो है इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी हाइट थोड़ा सा कम है, इसकी हाइट उससे ज़्यादा है, ये हाइट बिल्कुल भी कम है। इस तरीके से जो है वो हाइट होता रहता है। तो अगर हम हिमालय रेंज की बात करें, जो सबसे ऊंचा वाला हाइट है ये आपका पहुँच गया है नेपाल में, और ये जो सेकेंड हाईएस्ट है ये नेपाल में नहीं है बच्चों, ये हमारे इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये है काराकोरम रेंज में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो K2 जो है वो दुनिया का सबसे सेकेंड हाईएस्ट पीक है जो कि हमारे इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में है, काराकोरम रेंज में। और फिर अगर हम बातें करें तो थर्ड हाईएस्ट पूरी दुनिया का, फर्स्ट हाईएस्ट हमने देख लिया माउंट एवरेस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट हमने देख लिया हमारा काराकोरम है, K2 जिसको हम लोग कह रहे हैं, और थर्ड जो है वो आपका कंचनजंगा जो कि ये भी इंडिया में ही है और ये इंडिया के सिक्किम स्टेट में है। हमें क्या क्या पढ़ा हमने माउंटेन के बारे में कि माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है जो कि नेपाल में है। नेपाल के लोग इसे जो है वो सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत के लोग जो है इसे चोमोलुंगा कहते हैं। वर्ल्ड का जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है वो आपका K2 है जो कि इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में। वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा अगर कोई पीक है तो वो है आपका कंचनजंगा जो कि ये भी आपके इंडिया में ही है, सिक्किम में। तो ये थे माउंटेन्स के बारे में कुछ कि माउंटेन्स क्या है और जो दुनिया के माउंटेन के जो रिकॉर्ड्स हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे कौन से हैं, सेकंड सबसे हाईएस्ट कौन सा है, थर्ड सबसे हाईएस्ट कौन सा है, कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब जो है वो हम क्या देखने वाले हैं कि देखो, जैसे कि मैंने शुरुआत के वीडियो में ही आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं। अब आसान नहीं है बच्चों, तो हर कोई तो नहीं जा सकता है। जिस तरीके से आपका क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम निकालना, जामिया और अलीगढ़ जैसा एग्जाम निकालना, ये आसान नहीं। अब आसान नहीं होने की वजह से हर कोई तो जो है वो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, कुछ लोग ही करते हैं। ठीक उसी तरीके से माउंटेन्स पर क्लाइंब करना इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, इट्स अ वेरी टफ वर्क, इसीलिए जो है इसमें बहुत कम लोग जाते हैं। तो इसको लेकर के कुछ रिकॉर्ड्स हैं कि इसमें दुनिया में सबसे पहले कौन से शख्स थे, सबसे पहला इंसान कौन था जो इस पीक को इसमें टच किया था, इस माउंट एवरेस्ट पे जो है इसने चढ़ा। सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, इंडिया के पहले कौन है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करें। क्या हमें बताया गया है, सर एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नोर्गे क्लाइम माउंट एवरेस्ट ऑन द 29th of May 1953। ये दो नाम है, सर एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नोर्गे। ये दो शख्स, दो दोस्त ही जो हैं वो दुनिया के सबसे पहले इंसान बने थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम किए थे। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, इस पर चढ़ना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन ये दो शख्स दुनिया के सबसे पहले इंसान बने जिन्होंने इस क्लाइंब पर क्लाइंबिंग की, इस पीक तक जो है वो पहुंच गए थे। ये माउंट एवरेस्ट को जो है इन्होंने टच कर लिया था। कब किया था? तो आप देख सकते हैं कि 29th of May 1953 में, 29th of May 19, डेट याद रखना है बच्चों, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन। अवतार सिंह चीमा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रीच द माउंट एवरेस्ट इन 1965। अब चूंकि क्या है ना बच्चों कि ये दुनिया की सबसे ऊंची पीक है। अब लोगों को पता है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा है, इसका मतलब यहाँ जाना तो ये आसान काम है नहीं, दुनिया भर में नाम होगा। इसीलिए जो है वो लोग एडवेंचर करना पसंद करते हैं। एडवेंचर का मतलब जिस काम में रिस्क हो वैसे काम को करना पसंद। अब जाहिर सी बात है, माउंट इतने हाइट पर होते हैं, इतने ज़्यादा ऊंचे होते हैं, इनको चढ़ना बहुत बड़ा रिस्क का काम है। तो लोगों को करना ऐसा बहुत लोगों को जो है इन सारे कामों में मन लगता है, दिल लगता है, मज़ा आता है। तो यही थे। अब क्या है कि अवतार सिंह चीमा जो है वो हमारे भारत के सबसे पहले इंसान बने थे। एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नोर्गे जो है वो दुनिया के सबसे पहले इंसान बने थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे, और इंडिया के जो सबसे पहले इंसान बने थे वो थे अवतार सिंह चीमा, जिन्होंने जो है 1965 में माउंटेन को क्लाइंबिंग किया था। माउंट एवरेस्ट पे जो है वो क्लाइंब कर चुके थे। इंडिया के सबसे पहले इंसान बने थे अवतार सिंह चीमा। यही पहले शख्स थे जिन्होंने माउंटेन पर क्लाइंब किए थे, माउंट एवरेस्ट पे जो है वो चढ़ा था। हम यहाँ सारे माउंट एवरेस्ट के बारे में बातें कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा है तो माउंट एवरेस्ट पे ही लोग जाएंगे। जो सेकंड हाईएस्ट है उस पर लोग उतना जाना पसंद नहीं है। वो बोलेंगे
क्या सोचना होता है लोगों का कि हम सेकेंड हाईएस्ट पर भी जाएं, इतना बहुत कम का ही डिफरेंस होता है दोनों पीक्स में। अगर हम सेकेंड और फर्स्ट की बातें करें तो बहुत कम का डिफरेंस है, बहुत कम हाइट का डिफरेंस है। तो लोगों का ये मानना होता है कि हम जब इतना हाइट पर जा ही रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम हाइट पर जा रहे हैं, तो हम सेकेंड हाईएस्ट पर क्यों जाएं, जहां हमारा नाम नहीं होगा, जहां दुनिया हमें जानेगी नहीं। इसीलिए जो है वो हम वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पर जाएंगे, ताकि हमारा जो है वो दुनिया भर में नाम मिले। इसलिए राघव जुनेजा वॉज द यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइंब एवरेस्ट एट द एज ऑफ 15। हमको जो है बताया गया कि राघव जुनेजा ये सबसे कम उम्र का जो है वो लड़का था, या सबसे कम उम्र के इंसान थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को टच किया था, जिन्होंने इस पीक को टच किया था। तो सबसे कम एज में चढ़ने वाले जो शख्स हैं वो हैं आपके राघव जुनेजा, जो कि इंडिया से ही थे, और इन्होंने जो है वो ये काम एट द एज ऑफ 15 में कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल हमारे इंडिया के ही हैं, और हमारे इंडिया की ये एक पहली वोमेन बनी थी जिन्होंने माउंटेन को क्लाइंब किया था। जैसे कि हमने अवतार सिंह चीमा के बारे में पढ़ा, ये दुनिया के नहीं लेकिन इंडिया के सबसे पहले इंसान बने। उसी तरीके से सबसे पहले मेल थे, सबसे पहले मेल या फीमेल में सबसे पहले पर्सन थे। लेकिन बछेंद्री पाल जो है वो सबसे पहली इंडियन वोमेन थी जिन्होंने इस क्लाइंबिंग को सरंजाम दिया, जिन्होंने इस माउंटेन पर जो है वो क्लाइंबिंग किया था। तो बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वोमेन, इंडिया की सबसे पहली औरत थी जिन्होंने ये माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किया था। इनका बछेंद्री पाल का जो बॉर्न है, बछेंद्री पाल वॉज बॉर्न ऑन 24 ऑफ मई 1954 इन नाकुरी, उत्तराखंड। जो बछेंद्री पाल हैं वो उत्तराखंड स्टेट से हैं, हमारे इंडिया के उत्तराखंड स्टेट से, और इनका जो जन्म हुआ था वो 24 ऑफ मई 1954 को नाकुरी जिले में, उत्तराखंड का एक छोटा सा जिला नाकुरी जिला, वहां इनका जो है वो बर्थ हुआ था। अब शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट इन 1984। इंडिया की जो सबसे पहली औरत थी वो यही थी, बछेंद्री पाल ही थी, जिन्होंने 1984 में जो है वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। शी ट्रेन्ड एट नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग NIM उत्तरकाशी। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया, यहाँ चढ़ना हर कोई नहीं चढ़ सकता है, चढ़ने के लिए जो है वो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और ये ट्रेनिंग लेने के लिए, ये इन क्लाइंबिंग को सीखने के लिए जो है इन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, और वो इंस्टीट्यूट था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में से, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में से एक है। इसलिए ये अब उसी स्टेट की भी थी, इसलिए उन्होंने जो है वो उसी स्टेट में, उसी कॉलेज में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वो माउंटेनियरिंग में इन्होंने अपना एडमिशन लिया, और वहाँ से ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। और ये जो आपका माउंटेनियरिंग है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कॉलेज जो है या यूनिवर्सिटी जो भी है, ये आपका है उत्तरकाशी, उत्तराखंड में, उत्तराखंड का ही एक जिला है उत्तरकाशी, ये वहीं ये कॉलेज है। उनके जो गाइड थे, जब ये क्लाइंब कर रही थी, जब ये क्या नाम है माउंटेन पर क्लाइंब कर रही थी, जब ये माउंटेन पर चढ़ रही थी, तो इनको गाइड करने वाले, इनके जो हेड थे, इनके जो लीडर थे, वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। इन्होंने ही जो है वो इन्हें गाइड किया था, बछेंद्री पाल को। उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें सजेस्ट की थी, कब क्या कौन कौन से टूल्स लगाने हैं, ये सारी चीज़। ट्रेनिंग फॉर हाई एल्टीट्यूड। आपको जब इंसान इतनी हाइट पर चढ़ता है, जब इतने हाइट पर जो है वो चढ़ता है, जब इतनी बहुत ज़्यादा हाइट पर चढ़ता है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि माउंटेनियरिंग, ऑब्जर्व रॉक बिफोर क्लाइंबिंग। आपको इन सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है कि जब हम माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि माउंटेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्लोपी होते हैं, तो अब जो है वो पत्थरों का लुढ़कने का बहुत सारे चांसेस होते हैं। बर्फ़ पिघल करके जो है वो नीचे आ सकते हैं, कोई पत्थर का टुकड़ा जो है वो पिघल करके नीचे आ सकता है, कोई पत्थर का जो टुकड़ा है वो टूट करके जो है वो नीचे आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है हमें। और जब हम माउंटेन्स पर चढ़ते हैं तो हमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो। हमें ऐसी चीज़ें खानी जब हमें विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें जब माउंटेन्स पर चढ़ते हैं तो उस वक्त में जो है हमें विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम ऐसी चीज़ें खाएं, हम ऐसे चीज़ें को प्रेफर करें खाना जिनमें विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो विटामिन C का जो है वो सबसे ज़्यादा है। आयरन टैबलेट्स हमको लेकर के जाने चाहिए, चॉकलेट मिल्क जो है वो, ये सारी चीज़ें हमें उस टाइम पर ले करके जाने चाहिए। खाने में अगर हमें कुछ लेकर के जाना है तो ये सारी चीज़ें लेकर के जाएं, ताकि हमारे हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल।
कौन कौन से टूल्स जो है वो इसेंशियल हैं माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए? तो सबसे पहले तो जो है वो माउंटेनियरिंग रोप्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपको जो है वो स्लिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, एक्स, टॉर्च, टॉवेल जो है, और फिर माउंटेनियरिंग बूट और यूनिफॉर्म्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करते समय इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन सारे टूल्स की 100% जो है वो ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जब आप माउंटेन्स पर जाते हो तो माउंटेन्स से जो है वो बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। आपको वहाँ नदियों को क्लाइंब करना पड़ेगा, आपको वहाँ नदियों को जंप करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, तो उनको लिए जो है वो रस्सियों की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से वहाँ पर जो है वो स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर जो है वो आइस स्ट्रोक की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करके जो है हम माउंटेन पर आसानी से चढ़ पाएंगे। ऐसे बिना इन टूल्स के, बिना इन इक्विपमेंट्स के हम माउंटेन्स क्लाइंबिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एनर्जी फूड लेकर के जाने चाहिए हमें, वो जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमें हर वो चीज़ लेकर के जानी चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, जिनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो लेकर के जाने चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं जिसमें फैट बहुत ज़्यादा हो, जो ऑयली हैं, ये इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। हमें जैगरी, ग्लूकोज, चना, स्नैक्स, ये जो है वो सारी चीज़ें लेकर के चलते रहनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको, 1 मिनट पहले ही बताया आपको कि जब हम माउंटेन्स पर चढ़ते हैं तो हमें रिवर से जो है वो कम अक्रॉस होना पड़ता है, हमें रिवर्स को जो है वो देखने को मिलता है। तो जब हमारे बीच में, हमारे रास्ते में, जब जो हमारे इन द सेंस जो लोग माउंटेनियरिंग को क्लाइंबिंग कर रहे हैं, जो माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो क्लाइंब करते हैं तो उन्हें जब नदियाँ सामने आ जाती है तो उन्हें उसे क्रॉस करना पड़ता है। तो वो क्या क्या करते हैं वो देखें। यूज थिक रोप, स्लिंग एंड पाइटर्न टू क्रॉस द रिवर्स। जब रस्सियों की, जब नदियां आती हैं तो नदियों को क्रॉस करने के लिए सबसे पहले तो रस्सी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो है वो स्लिंग की ज़रूरत पड़ती है। स्लिंग मतलब लोहे की चीज़ होती है, बहुत हैवी, बहुत मजबूत, और उसमें जो है वो नोकीला होता है। वो कहीं पर भी जा करके इस तरीके से फंस जाता है कि आप उसे घिसते रहें रस्सी को, लेकिन वो निकलेगा नहीं। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो आपको, मतलब यहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ आपने फेंका और रस्सी जो है वो उस तरफ, जो स्लिंग है वो उस टाइप जाकर के फंस गया बर्फ़ों में या पत्थरों में कहीं पर भी, और फिर जो है वो आप उस रस्सी का इस्तेमाल लेकर के उस रस्सी पर चढ़ करके, उस रस्सी पर लटक करके जो है वो आसानी से आप जा पाएंगे। और रस्सी भी कोई आसान रस्सी नहीं होती, बहुत हैवी और बहुत मजबूत रस्सी। अब हम जैसे 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 बच्चों ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो है वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचता है। हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि ग्रेविटी इज अ फोर्स व्हेन द अर्थ अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स द अर्थ। जब अर्थ जो है वो आपको अपनी ही तरफ खींचता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं अर्थ जो है वो आपको उतना ही ज़्यादा नीचे खींचने की कोशिश करता है। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको जो है, जब आप ऊपर चढ़ते हो, जब आपको ग्रेविटी नीचे खींच रही होती है, तो आपको उस वक्त में और भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और भी ज़्यादा जो है वो ताकत लगाना पड़ता है। वॉकिंग ऑन माउंटेन इज हार्डर देन द प्लेन्स। हम ऐसे नॉर्मल रोड्स पर चलना और माउंटेन्स पर चलना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है इन दोनों कामों में। मतलब प्लेन्स पर तो हम आसानी से चल सकते हैं, रोड पर से बहुत आसानी से चल लेते हैं, लेकिन माउंटेन्स इसके कंपैरिजन में, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनका कि कितना ज़्यादा टफ होता है माउंटेन्स पर चलना। रैपलिंग क्या होता है? तो जो लोग माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग करते हैं उन लोगों को जो है वो हम लोग रैपलिंग कहते हैं। जो माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, जो जिनको माउंटेनियरिंग पसंद होता है, माउंटेनियरिंग करने वाले लोगों को जो है वो हम लोग रैपलिंग कहते हैं। माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। हम माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के बारे में देखेंगे कि इंडिया में कितने ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन कुछ जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो माउंटेनियरिंग आपको सिखाते हैं, जो माउंटेन्स पर क्लाइंब करना सिखाते हैं, उनके बारे में कुछ नाम जानेंगे। जैसे कि JIM है आपका पहलगाम के अंदर है, ABVIMAS मनाली के अंदर है, NIM उत्तरकाशी, यही जो अभी मैंने बताया जहाँ से बछेंद्री पाल ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरी। फिर उसके बाद आपका HIM दार्जिलिंग में है, फिर आपका SGMI सिक्किम में है, NIMS, ये सब जो है वो ऐसे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आपके इंडिया में हैं। यहाँ जो है वो आपको ट्रेनिंग्स सिखाई जाती हैं। अब हम यहाँ कुछ नेशनल फ्लैग के बारे में जानेंगे। नेशनल फ्लैग्स हमारा, हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा नेशनल फ्लैग ट्राई कलर का होता है, 3 कलर होते हैं इसके अंदर। या आप जैसा कि देख सकते हैं, एक सैफ्रॉन होता है, एक ग्रीन होता है, एक वाइट होता है। ये 3 कलर जो हैं वो हमारे फ्लैग के अंदर होते हैं।
हमारे जो हॉरिजॉन्टल, हमारे जो फ्लैग का जो शेप होता है वो हॉरिजॉन्टल ट्रायंगुलर शेप होता है, सॉरी रेक्टेंगुलर शेप होता है, ट्राई कलर का होता है। इसमें अब ट्राई कलर का मतलब 3 कलर के होते हैं। अब इसके अंदर 3 कलर कौन से होते हैं? एक सैफरॉन होता है, एक वाइट होता है और एक ग्रीन कलर के हमारे ये फ्लैग्स के अंदर जो है हमें ये 3 कलर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर एक अशोक चक्र होता है, आप जैसे कि ये देख सकते हो अशोक चक्र। इसके अंदर जो है अशोक चक्र ब्लू कलर का होता है और इसके अंदर ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? ये सब स्पोक्स हैं। तो ये हमारे क्या कहते हैं, इंडियन फ्लैग का एक आउटलेट है। हमारा इंडियन फ्लैग इसी तरीके का जो है वो ये दिखता है। अब हमने 3 कलर यूज किए हैं, तो इन 3 कलर को यूज करना मतलब हमने ऐसे ही अपनी मर्जी से कुछ यूज नहीं कर लिया बच्चों। अब हमने यूज किया है तो इसका कुछ ना कुछ जो है वो रीजन है। इन 3 कलर का जो है वो डालने का इसके अंदर कोई वजह है, तो क्या है वो देखते हैं। ये तीनों कलर जो है वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम ग्रीन कलर की बातें करें तो ग्रीन कलर जो है वो आपकी फर्टिलिटी को शो करते हैं। ये शो करते हैं कि आपके शहर में, सॉरी आपके कंट्री में, आपका देश जो है वो हमेशा फर्टाइल रहे, आपके देश जो है वो हमेशा उपजाऊ रहे, आपका देश कभी भी भुखमरी से ना मरे, अनाज की कमी ना हो। जो व्हाइट कलर होता है वो पीस को रिप्रेजेंट करता है, शांति को रिप्रेजेंट करता है। हम जो हैं वो हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि हमारे देश कभी किसी वॉर में और किसी ऐसी चीज़ों में जो है वो टेररिज्म और इन सारी चीज़ों से जो है वो बच करके रहे। हमें शांति पसंद होती है, हमें जो है वो पीस पसंद है, हमें वॉर नहीं पसंद, हमें जंग नहीं पसंद, हमें टेररिज्म नहीं पसंद, हमें इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी मुलविस नहीं होना है। इसीलिए जो है वो वाइट कलर शो किया गया है ताकि हमारे देश में पीस बना रहे, शांति बनी रहे। जो सैफरन कलर होता है वो आपको शो करता है करेज, सैक्रिफाइस, कि हमारे देश के लोगों ने, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने कितनी ज़्यादा सैक्रिफाइस किए हैं, कितना ज़्यादा बलिदान दिया है हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। तो ये 3 कलर 3 चीज़ों को शो करते हैं। सैफरन कलर आपका शो करता है सैक्रिफाइस, बलिदान, कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने कितने बलिदान दिए, अपनी जानें दी हैं, अपनी सैक्रिफाइस, अपनी जान को सैक्रिफाइस किया है, बहुत सारी चीज़ों को, अपनी फैमिली को छोड़ा, इन सारी चीज़ों को जो है। तो सैफरन कलर शो करता है, रिप्रेजेंट करता है सैक्रिफाइस को, करेज को। जो व्हाइट कलर है वो शो करता है पीस और ट्रूथ को। जो ग्रीन कलर है आपके फ्लैग में वो शो करता है फर्टिलिटी को और प्रोस्पेरिटी को। फिर उसके बाद हमारे फ्लैग में जो है वो आप देख रहे हो जैसे कि एक अशोक चक्र भी है ब्लू कलर का, इसको हम लोग अशोक चक्र कहते हैं, और ये शो करता है कंटिन्यूटी ऑफ वर्क को। ये ऐसी चीज़ें सिर्फ ऐसे ही रैंडमली नहीं दिया गया है, ये शो करता है कि हमारा जो देश है वो फलता फूलता रहे, हमारे देश में जो है वो अच्छे अच्छे काम चलते रहें, ये सारी चीज़ें। और अब जो बच्चे हैं हमें बताया गया है कि इस स्पोक्स के अंदर जो है, इस जो चक्र है, ये जो अशोक चक्र है, इसके अंदर 24 स्पोक्स होते हैं और ये सब के सब जो है वो शो करते हैं। इसलिए ये शो करते हैं आपके कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, कि आपका काम जो है वो चलता रहे। फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि ये जो हमारे फ्लैग होता है, हमारा जो झंडा होता है, हमारा जो ट्राइकलर का जो फ्लैग होता है, ये खादी एक कपड़ा होता है, एक कपड़े का टाइप होता है। जिस तरीके से सिल्क होता है, जिस तरीके से नायलन होता है, कॉटन होता है, उसी तरीके से एक खादी होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कहा गया है, हमें बताया गया है कि हमारा जो फ्लैग का जो कपड़ा होना चाहिए वो खादी होना चाहिए। और इस कपड़े को जो है इस फ्लैग को जो है वो डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। इन्होंने ही जो है वो इस कलर का, हमारे जो फ्लैग है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो अलग अलग तरह का रहा है। कभी हमारे फ्लैग में जो है वो चरखे की फोटो रहा, कभी हमारे फ्लैग अलग किस्म का रहा है। इस तरीके से अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन के फ्लैग बन चुके हैं। लेकिन ये जो अभी फाइनल हम यूज़ कर रहे हैं, ये फ्लैग जो है ये क्या नाम है, डिज़ाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के जरिए, इन्होंने ही जो है वो बताया था। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस पॉइंट को लेकर के, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं और क्या जानेंगे। तो हम समझेंगे इको। बच्चों, जब हम किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहां माउंटेन्स होते हैं, ये इको हमें देखने, इको क्या है? सो द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। जब हम कोई आवाज़ चिल्लाते हैं, जब हम कोई बातें बोलते हैं, तो वो आवाज़ टकरा करके वापस हमारे पास आती है, या जब हमने चिल्लाया तो वो आवाज़, हमारी आवाज़ हमें कान में गूंजती है, हमें सुनाई देती है, सभी को वो आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। तो इसी को जो है वो हम लोग कहते हैं इको। और ये ऑब्वियसली ज़्यादा क्या नाम है, हिली एरियाज में ज़्यादा ऐसा इको वाले फीलिंग्स आपको शो करने को, आपको जो है वो देखने को मिलता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपको क्लाइंबिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बनाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम किसी भी ऊंची वाली जगह पर अगर हम जाते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, हमें आसानी नहीं होती चढ़ने। वो बस यही रीज़न है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो हमें नीचे से
फोर्स हमें खींच रहा होता है और हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, इन फोर्स की वजह से जो है वो हमें ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं माउंटेन्स पर चढ़ना। फिर उसके बाद माउंटेन्स आर रॉकी, ये तो मैंने आपको माउंटेन्स के बारे में बता दिया गया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चे, ये आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में ज़रूर करना है या फिर आप घर पर ज़रूर बनाएं। क्या है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आया, आपको इससे किया गया है, बछेंद्री पाल इज एसोसिएटेड विद, बछेंद्री पाल आपका जो प्रोफेशन है वो क्या था, वो किन चीज़ों से एसोसिएटेड थी? वो टेबल टेनिस खेलती थी, बैडमिंटन, रेसलिंग या माउंटेनियरिंग? सो ऑब्वियसली वो माउंटेनियरिंग से बिलोंग की थी उन्होंने। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है? तो ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट, हम उसी के बारे में ही ज्यादातर हमने डिस्कस किया है सारी चीजें, सो वी कैन नेवर फॉरगेट इट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फर्स्ट वुमेन टू कॉन्कर एवर द माउंट एवरेस्ट, पहली वुमेन जिन्होंने जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, माउंट एवरेस्ट पर पता मतलब चढ़ाई की थी उन्होंने, पहली औरत, तो वो ऑब्वियसली कौन थी? तो कल्पना, सॉरी आई एम सॉरी टू से, लेकिन इट वाज बछेंद्री पाल। फोर्थ क्वेश्चन इज डायरेक्टर ऑफ माउंटेनियरिंग कोर्स, वो जो बछेंद्री पाल जब वो जब चढ़ रही थी, जब क्लाइंबिंग कर रही थी, तो उनके जो है वो गाइडर कौन थे, उनको गाइड करने वाले कौन थे? तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। फिफ्थ क्वेश्चन इज हु क्लाइंब एवरेस्ट फर्स्ट, दुनिया में सबसे पहले शख्स, दुनिया में के सबसे पहले पर्सन जिन्होंने माउंटेनियरिंग को क्लाइंबिंग किया था, माउंटेनियरिंग पर जो है वो चढ़ा था, तो वो दो लोग थे, एक आपके एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे, ये दो लोग थे जिन्होंने, तो यहाँ पर दो नाम तो नहीं दिए गए, हमें एक नाम दिया गया, सो वी विल गो विद एडमंड हिलरी। सिक्स्थ क्वेश्चन सेज व्हाट शुड माउंटेनियरिंग टेक फॉर एनर्जी, हमें जो है जब हम माउंटेन्स पर चढ़ते हैं तो हमें एनर्जी के लिए कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए? आयरन, विटामिन सी, चॉकलेट या ऑल ऑफ दिस? ऑब्वियसली सारी चीज़ें जो है वो हमें लेनी चाहिए। हमें बस इन चीज़ों का ध्यान रखना कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जिसमें फैट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। सेवेंथ क्वेश्चन सेज बॉडी एंगल फॉर क्लाइंबिंग रॉक, हम जब माउंटेन्स पर क्लाइंब कर रहे होते हैं, जब हम माउंटेन्स चढ़ रहे होते हैं, जब हम क्या नाम है रैपलिंग कर रहे होते हैं, तो उस दरमियान हमारे बॉडी का जो पोस्चर होना चाहिए वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, हमारे जो बॉडी का एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, सो 90 डिग्री का एंगल। नेम एनी वन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, किसी एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, तो ऑब्वियसली हमने अब बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ा है, तो हम उस इंस्टीट्यूट का नाम लेंगे, या आप कोई और भी इंस्टीट्यूट का नाम ले सकते हैं, सो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, NIM। 9 क्वेश्चन सेज व्हाट डज ग्रीन कलर ऑफ फ्लैग रिप्रेजेंट, हमारा जो ट्राई कलर का जो फ्लैग है जिसमें ग्रीन कलर भी होता है, तो वो ग्रीन कलर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी को। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रैपलिंग, सो ऑब्वियसली हु क्लाइम्स द माउंटेन, जो माउंटेनियरिंग करते हैं, जो माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं, उसे जो है वो हम लोग कहते हैं रैपलिंग। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये चैप्टर जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मैं बार बार कहता हूँ बच्चों कि आपके फीडबैक की हमें बहुत ज़रूरत है, मैं हर वीडियो में यही चीज़ें आखिरी में कहता हूँ कि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ अगर कोई कहीं पर कोई चीज़ें मिस की हो, कहीं पर कोई चीज़ें मिसप्रोनाउंसिएशन हुआ हो, या कहीं पर कोई चीज़ गलती हुई हो, तो प्लीज़ कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।